Hi everyone. Every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. So, with this quote, we'll start our new topic, that is pre-eclampsia. Obstructives का टॉपिक है. बेसिक हेडिंग्स में हम इसको कवर करेंगे, लाइक डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट. तो ये 5-6 हमारी बेसिक हेडिंग्स हैं जिसमें हम ये टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से. इसी वे में आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. So I hope you like the video. So let's get on with it. The term pregnancy-induced hypertension is defined as hypertension that develops as a direct result of the gravid state. मतलब कि जो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हो रहा है, इट विल बी नोन एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. अब इसके अंदर आते हैं हमारे 3: जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया. ठीक है, तो हम इसमें से सबसे पहला टॉपिक डिस्कस जो करेंगे वो है प्री एक्लेम्शिया. तो व्हाट इज़ प्री एक्लेम्शिया? इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर. मतलब कि बहुत सारे हमारे लंग्स, लिवर और बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, ऑफ अननोन ईटियोलॉजी. मेजरली इसका कॉज इडियोपैथिक होता है, कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 140/90 mmHg और मोर विथ प्रोटीन्यूरिया आफ्टर द 20th वीक in a previously normotensive and non-proteinuric woman. क्या कहना चाहते हैं हम कि अगर हमारे पास जो प्रेग्नेंट वुमेन आती है जो कि कभी उसको हाइपरटेंशन नहीं था, कभी उसको प्रोटीन्यूरिया नहीं हुआ और उसको ये 2 फीचर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं और इसकी इटियोलॉजी ज़्यादातर अननोन होती है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्री एक्लेम्शिया. तो आपके PBQ में मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई मतलब क्लिनिकल फीचर्स वो देंगे कि हाइपरटेंशन देंगे और प्रोटीन्यूरिया देंगे, तो आपको डायग्नोसिस में क्या रखना है? प्री एक्लेम्शिया. द इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा इज 10% एंड मल्टी ग्रेविडा इज 5%. तो प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में इट इज़ मोर कॉमन. सो रिस्क फैक्टर्स हमने देखा कि प्राइमरी ग्रेविडा था सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है जो कि हमारा एक प्ले करता है वाइटल रोल, वो है प्राइमरी ग्रेविड वुमेन. अब फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है हाइपरटेंशन की या प्री एक्लेम्शिया की. प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक हाइपर प्लासेंटोसिस जिसमें मोलर प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, प्लासेंटल इस्चीमिया, ये सारी चीज़ें आती है. ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री एग्जिस्टिंग वैस्कुलर डिसीज़, थ्रोम्बोफीलियाज जिसमें प्रोटीन C, प्रोटीन S डेफिशिएंसी होती है. It is more often associated with obstetrical या medical complications such as multiple pregnancy, polyhydramnios and pre-existing hypertension, diabetes, etc. क्या मतलब है कि एक तो आप रिस्क फैक्टर में प्राइमरी ग्रेविड लिख देना, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविड आपको लिख देना. सेकेंडली जो हमारा ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये वाली मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रामिनोस, ये पहले से ही हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ये वाला पॉइंट. अगर इस स्लाइड में से आपको कुछ 2 चीज़ें मेजरली याद रखनी है तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है. फिर आते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है विद ये 3 चीज़ें, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यही इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस प्री एक्लेम्शिया है. मतलब कि हम उसका चेक करेंगे तो हाइपरटेंशन आएगा विच इज़ अ राइज ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 140/90 mmHg, पिटिंग एडिमा ओवर द एंकल्स. एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी देखो स्वेलिंग हो रखी है, यहाँ पे हमारे एडिमा भी हो जाएगा. प्रोटीन्यूरिया जो कि हम डिस्ट्रिक्ट मेथड से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब फंडा क्या है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इटियोपैथोजेनेसिस. नाउ देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ वेसोडाइलेटरी फैक्टर्स दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, वैस्कुलर एंथ्रीलियल ग्रोथ फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये हमारे सारे क्या है? वेसोडाइलेटरी फैक्टर्स, ठीक है, PGI2, PGE2, VEGF और NO. और वेजो कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं ना, थ्रोम्बोक्सिन A2, एंजियोटेंसिन 2, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, लिपिड पेरोक्साइड्स, एंडोथिलिन 1. तो ये जो वेसोडाइलेटरी और वेजो कंस्ट्रक्टर्स, इनके बीच में क्या हो जाता है? हमारा इम्बैलेंस. नाउ दिस रिजल्ट्स इन एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड वेजोस्पैज्म, ठीक है. तो इटियोपैथोजेनेसिस में अगर आपको कोई 2 चीज़ें लिखनी है, अगर ये कुछ भी याद ना रहे तो आपको लिखना है एंडोथेलियल लाइनिंग का हमारा क्या हो रहा है? डिसफंक्शन. और क्या हो रहा है? वेजोस्पैज्म.
अब इन दो चीज़ों की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे लीक आ जाएंगे। अब प्रोटीन्स लीक कर सकते हैं, फ्लूइड लीक कर सकता है, तो फ्लूइड लीक करेगा तो एसाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, प्रोटीन लीक करेगा तो प्रोटीनयूरिया, ठीक है। और कौन सी चीज़ है, प्लूरल एफ्यूजन, एंड देर विल ऑल्सो भी एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम, उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, हेल्प सिंड्रोम, है ना। और अदर्स आर विजुअल डिस्टर्बेंसेस, रेटिनल हेमरेज। तो इसलिए जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे ना, हम इन सारी चीज़ों का टेस्टिंग कराएंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हुई, है ना। कोई हमारी ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन भी हम कराएंगे उसका विजुअल देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एटोपैथोजेनेसिस थी। अब इसी को हम एक डायग्राम फॉर्म में देखते हैं। जो हमारा एराकिडोनिक एसिड पाथवे होता है जिसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 आते हैं। तो जो नॉर्मल चीज़ में, नॉर्मल ब्लड वेसल्स में हमारे यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, VEGF, मतलब ये सारी वेजोडायलेटरी वाली चीज़ें एक्ट करती है, एंड जो हमारा ट्यूब्स है, जो हमारी वेसल्स है, वो ओपन रहती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्री एक्लिम्शिया वाली वेसल है वहाँ पे एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रहा है और वेजोस्पैज्म हो रहा है। मतलब कि जो वेजो कंस्ट्रिक्टर्स है वो हमारे यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ये सारे वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेजोस्पैज्म हो जाएगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, तो इस चीज़ की वजह से प्री एक्लिम्शिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो नॉर्मल कंडीशन में वेजोडायलेटेशन है, प्लेटेट एग्रीगेशन बहुत कम है और यूट्रोप्लासेंट्रल ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्री एक्लिम्शिया वाला है उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, ऑक्सीजन परफ्यूजन कम हो रहा है जिसकी वजह से यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, और उस चीज़ की वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो किडनी पे भी इफेक्ट करेगा तो ओलिग्यूरिया, लिवर पे इफेक्ट करेगा तो इस्चीमिया, हेल्प सिंड्रोम, ठीक है, ब्रेन में एक्ट करेगा तो सीजर्स, और प्रेस क्या है, पोस्टीरियर रिवर्सिबल एंसेफेलोपैथी सिंड्रोम। अब एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रहा है मतलब कैपिलरी लीक, मतलब फ्लूइड्स लीक, उसकी वजह से एसाइटिस, एडिमा, प्रोटीनयूरिया, प्लूरल एफ्यूजन, कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, DIC और हीमो कंसंट्रेशन। तो ये हमारे ईटोपैथोजेनेसिस थी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा एक बारी और हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लासेंटल डिसफंक्शन हो रहा है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा था, मेजर ऑर्गन डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू मेजर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द किडनी, ब्रेन एंड हार्ट। तो सारे ऑर्गन्स हमारे यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए प्री एक्लिम्शिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइमरी ग्रेविड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है जिनमें प्री एक्लिम्शिया हो सकता है, एंड इस हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको उसका मैनेजमेंट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों हो रहा है और इसे कैसे ट्रीट करना है। तो प्री एक्लिम्शिया के टाइप्स देखते हैं। तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हम जेस्टेशनल एज के बेसिस पे करेंगे, अर्ली और लेट। अर्ली मतलब less than 34 वीक्स और लेट मतलब more than 34 वीक्स। तो ऑब्वियसली जिसका जेस्टेशनल एज अच्छा होगा, जो ज़्यादा होगा, उसका थोड़ा सा फेवरेबल आउटकम होगा। जो और भी पहले प्री एक्लिम्शिया में आ जाएगा तो उसका थोड़ा सा आउटकम क्या हो, प्रोग्नोसिस क्या होगी, बुरी होगी ना। प्री एक्लिम्शिया जो दूसरा हम टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी माइल्ड और सीवियर। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में आप देखो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरली अर्ली मैनिफेस्टेशन आपको पहले दिख जाएंगे, पता चल सकता है। तो जैसे स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, जैसे रिंग फिंगर पे टाइट फीलिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो टाइटनेस ऑफ द रिंग फिंगर। फिर ग्रेजुअली स्वेलिंग एक्सटेंड्स टू अदर प्लेसेस। तो अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है, मेजरली स्वेलिंग। फिर अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है पेशेंट को, हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग एंड ब्लरिंग और डिमनेस ऑफ विजन। यहाँ पे इमेज में भी देख लो, एकदम से राइज करेगा आपका वेट गेन, सडन वेट गेन, प्रोटीन इन डिप्स्टिक टेस्ट, राइजिंग ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल, swollen face, hands, armpits and feet, abdominal pain, muscle twitching, seizures and coma, blurred vision, headache and irritability,
पिटिंग एडिमा, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं एंड इस सबको अच्छे से याद करो, क्योंकि जब हम ऑप्स की हिस्ट्री लेते हैं उसमें ट्राइमेस्टर हिस्ट्री लेता है, वी आस्क अबाउट ऑल दीज फीचर्स, क्योंकि जितना जल्दी हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं उतने अच्छे से हम ट्रीट करके प्रिवेंट कर सकते हैं प्री एक्लेम्शिया को, ठीक है। तो इसलिए लर्न ऑल दीज सिम्टम्स वेरी नाइसली, क्योंकि ट्राइमेस्टर हिस्ट्रीज में भी हम इसको पूछते हैं। फिर साइंस क्या होता है जो डॉक्टर एक पेशेंट में देखता है, लाइक उसका वेट गेन आप चेक करोगे, ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हो, एडिमा आप चेक कर सकते हो, पल्मोनरी एडिमा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आप करोगे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यार फीटल की ग्रोथ रिटार्डेशन के साइंस दिख रहे हैं, स्कैंटिलेटर के साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस थी कि हमें क्यों सीखना है प्री एक्लेम्शिया को, कि क्या होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इन कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करे। तो कॉम्प्लिकेशंस कैन बी इमीडिएट और रिमोट, मतलब एकदम से या फिर बाद में, और इमीडिएट में भी इट कैन बी मैटरनल एंड फीटल, ठीक है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, ड्यूरिंग लेबर हो सकती है, और पुरपर पीरियड में हो सकती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इट कैन लीड टू एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें सीजर्स आ जाते हैं। एक्लेम्शिया, एक्सीडेंटल हेमरेज, ओलिगुरिया, एन्यूरिया, डिमिनिशन ऑफ विजन एंड इवन ब्लाइंडनेस, प्रीटर्म लेबर, हेल्प सिंड्रोम, सेरिब्रल हेमरेज, ARDS। अब ये तो थे हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। अब लेबर के टाइम पे एक्लेम्शिया और PPH हो सकता है, दैट इज पोस्टमार्टम हेमरेज, और पुअरपेरल पीरियड में एक्लेम्शिया, शॉक एंड सेप्सिस। तो बेसिकली जो इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो कौन है, एक्लेम्शिया, ठीक है। अब फीटस में देखो, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन इन फीटस क्या होगी कि इंट्रायूट्राइन, यहाँ पे डेथ मिसिंग है, एक सेकेंड, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, एस्फाइक्सिया और प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। अब रिमोट कॉम्प्लिकेशंस क्या है हमारी, कि रेजिडुअल हाइपरटेंशन, ठीक होने के बाद भी वहाँ पे हाइपरटेंशन उस लेडी को रहेगा, रिकरेंट प्री एक्लेम्शिया, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्री एक्लेम्शिया हो जाएगा, क्रॉनिक रीनल डिसीजेस एंड प्लासेंटल एब्रप्शन, ठीक है। Now we come to management, how to manage this. But first we have to know कि what we aim to do in our management, मतलब objectives क्या है। तो 5 objectives हैं। पहला तो स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, टू स्टेबलाइज द हाइपरटेंशन एंड टू प्रिवेंट इट्स प्रोग्रेशन टू सीवियर प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। फिर आता है हमारा टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, टू प्रिवेंट एक्लेम्शिया, डिलीवरी ऑफ द हेल्दी बेबी एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर इन द puerperal period. So prevention, regular antenatal checkup for early detection of rapid gain in weight और a tendency of rising blood pressure. तो जब भी हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन आएगी, जो भी हमारी विजिट्स के लिए आएंगी, हमें चेक करना है कि उनका वेट गेन का प्रोग्रेस क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी वेट गेन तो नहीं हो रहा, उनका ब्लड प्रेशर हमें देखना है, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स हमें शुरू कर देना है, फॉर एग्जांपल लो डोज एस्पिरिन जो कि एंटीप्लेटेड की तरह काम करेगा, हेपारिन और लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई, विटामिन सी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, फिश ऑयल, लो सॉल्ट डाइट। ऐसे हमें रेस्ट करवाना है उन्हें, तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बैलेंस डाइट देनी है जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन रिच हो वो, ठीक है। तो हाई प्रोटीन डाइट देनी है, आर प्रिस्क्राइब्ड एंड द पेशेंट इज़ इन्वेस्टिगेटेड एंड चेक्ड। एंड इफ़ द ट्रीटमेंट फेल्स, मतलब होम मैनेजमेंट या प्रिवेंशन में अगर ट्रीटमेंट फेल हो रहा है और जो हमारी उसकी हेल्थ स्टेटस है मदर की वर्सन हो रही है, तब हमें उनको क्या करना है, टर्शरी केयर सेंटर में ले जाके एडमिट करना है। It is essential that she should be warned against the omni symptoms like headache, visual disturbances, vomiting, epigastric pain and scanty urine. इसलिए हम हर विजिट पे ये सारे फीचर्स पूछते हैं, हर ट्राइमेस्टर में ये हिस्ट्री हम लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स आते हैं मतलब वो सीवियर प्री एक्लेम्शिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नाउ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे हॉस्पिटल में तो आपको एक प्रोग्रेस चार्ट बना के रखना होता है, जैसे कि आपको डेली क्लिनिकल इवैल्यूएशन करनी है सारे सिम्टम्स की, वही हेडेक, राइट अपर क्वाड्रेंट, एपिगैस्ट्रिक पेन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ओलिगुरिया,
हमें ब्लड बीपी नापना है, हमें एडिमा चेक करना है, वेट रिकॉर्ड डेली लेना है, फ्लूइड इनटेक, यूरिनरी आउटपुट, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड फॉर हेमाटोक्रिट, प्लेटलेट काउंट, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लिवर एंजाइम्स, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ऑप्थाल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करना है, फीटल वेलबींग असेसमेंट इज ऑल्सो डन. सो दिस इज़ द प्रोग्रेस चार्ट जो कि हॉस्पिटल में साइड बाय साइड आपको ये मॉनिटर करते रहना चाहिए. तो प्री एक्लेम्पशिया नीड्स टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड क्रॉनिक रीनल डिसीजेस. ठीक है, क्योंकि उनमें भी है कि एडिमा और हेडेक ये सारे फीचर्स आएंगे, तो आपको डीडी में एसेंशियल हाइपरटेंशन और क्रॉनिक रीनल डिसीज को रखना है. फर्स्ट लाइन हाइपरटेंसिव कौन सी होती है जो हम यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज लाइबेटालॉल, हाइड्रोलिजीन एंड निफेडिपिन. सो यहाँ पे देखो लाइबेटालॉल हमारा बीटा ब्लॉकर्स है और इसको हम 100 मिलीग्राम और 4 टाइम्स अ डे और 3 टाइम्स अ डे दे रहे हैं. निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंड हम इसको 10 to 20 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे. एंड हाइड्रोलिजिन जो कि एक वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, वो भी 10 to 25 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे. तो हमारा टारगेट लेवल क्या है बीपी का कि हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 160 के बीच में रखना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 100 मिलीग्राम ऑफ मरकरी के बीच में रखना है. ठीक है. एंड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज डिलीवरी इज द ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्री एक्लेम्पशिया. अब चाहे आप इंडक्शन ऑफ लेबर से कराओ, सीजरियन सेक्शन से कराओ या वेजाइनल डिलीवरी कराओ, बट आपको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी. सो नाउ लेट्स लुक ऑन टू द मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डे केयर या एडमिशन जो भी हो, आपको रेस्ट करवाना है पेशेंट को, उनका बीपी चेक करना है, उनकी इन्वेस्टिगेशन सारी करनी है जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले कि कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट, कोएगुलेशन प्रोफाइल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन, ऑप्थाल्मोस्कोपी एंड फीटल वेलबींग असेसमेंट. फीटल वेलबींग असेसमेंट में क्या आता है, डेली फीटल मूवमेंट काउंट्स, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियोटोकोग्राफी, बायोफिजिकल प्रोफाइल, यूएसजी डॉपलर. ठीक है, ये सारा आपको चेकअप कराना ही कराना है, ये पॉइंट लिखने ही लिखने हैं. देन आपको शुरू कर देनी है एंटी हाइपरटेंसिस जिसमें हम क्या दे रहे थे, लाइबेटालॉल, हाइड्रोलाजीन और निफेडिपिन. अब हम कैसे डिवाइड करेंगे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को कि या तो यार जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव दी उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल आ गया. ठीक है, मतलब एसबीपी डीबीपी नॉर्मल रेंज में आ गए, तो इट कैन बी कंप्लीट कंट्रोल, इट कैन बी बीपी persistently high, persistently increasing BP to severe level despite the use of antihypertensive and addition of ominous symptoms. ठीक है, तो ये हमने इसको 3 तरीक़ों से डिवाइड कर दिया, कंप्लीट कंट्रोल, बीपी persistently हाई एंड दिस. तो कंप्लीट कंट्रोल अगर है तो हम, अगर वो प्रीटर्म है तो हम उन्हें डिस्चार्ज करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप एंटीनेटल क्लिनिक्स में आइए. जब टर्म हो जाएंगे तब हम उनको हॉस्पिटल में रहने को बोलेंगे, एडमिट करेंगे एंड डिलीवरी कराएंगे. नाउ डिलीवरी कैन बी डन बाय इंडक्शन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन, और इट कैन बी सिजेरियन सेक्शंस इफ एनी इंडिकेशन इज बीइंग प्रेजेंट, एंड देन हम पोस्टमार्टम मॉनिटरिंग करेंगे. तो दिस इज डन व्हेन देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एसबीपी एंड डीबीपी. Now, if the BP is persistently high, then try to continue the pregnancy till 37 completed weeks or at least at 34 weeks, क्योंकि तभी फीटल्स में लंग मेच्योरिटी आएगी. ठीक है, तो टर्म तक लाने की कोशिश करो और फिर डिलीवरी करा दो. ठीक है. Now, if it is persistently increasing and there is also symptoms like visual disturbances, restlessness, SaO2 भी हमारा 95 से नीचे गिर रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, देन हमें काउंसलिंग करनी है, टर्शरी केयर सेंटर में ट्रांसफ़र करना है, एंटी कन्वर्जन थेरेपी देनी है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइसेस MgSO4 दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट. देन हम कराएंगे डिलीवरी एंड स्टेरॉइड्स भी देंगे अगर 34 से कम है. क्यों? फीटल लंग मेच्योरिटी. ठीक है, देन डिलीवरी कैसे होनी है, इंडक्शन या सीजरियन सेक्शन. सो वापस एक बार डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ मैनेजमेंट को. प्री एक्लेम्पशिया का पेशेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस एंड चेकअप कराने हैं, एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर देनी है. 3 टाइप का मैनेजमेंट हो सकता है, या तो हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ गया, या फिर अभी भी हाई है, या फिर और बढ़ता जा रहा है. तो अगर कंट्रोल में है तो प्री टर्म है तो टर्म तक लाओ, टर्म में आते ही डिलीवरी कराओ. बीपी अगर हाई है टर्म तक लाओ, डिलीवरी कराओ. और अगर ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको एडमिट करो, टर्शरी केयर सेंटर में ले जाओ, एंटी कन्वर्जन थेरेपी स्टार्ट करो, MgSO4 दो,
ठीक है। स्टेरॉइड थेरेपी दो अगर प्रीटर्म बच्चा है और इसको लंग मेच्योरिटी चाहिए, एंड देन डिलीवरी करानी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ ऑल फॉर प्री-एक्लेम्शिया. Thank you for watching. I hope you like the video, and if you like it, do press the like button and subscribe to my channel. Thank you.